अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन बजटिंग के एरिया पे चल रही थी और हमने कुछ पास पर क्वेश्चंस बजटिंग के रेफरेंस से किए थे। फंक्शनल बजट, कैश बजट एंड बजटेड पीएनएल, इन एरियाज को हमने कवर किया था इन क्वेश्चंस के थ्रू। तो कोई इशू लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 11 आपको होम असाइनमेंट में पास ऑन किया गया था। तो किसी कैलकुलेशन पे कोई गाइडेंस हेल्प चाहिए, पूछिए। अच्छा जी, एक लास्ट वीक गालिबन 14 को आईकैप की तरफ से कुछ अपडेट डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया। अब जस्ट रिव्यूइंग दैट डॉक्यूमेंट, तो मुझे वैसे तो ये डॉक्यूमेंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है इसमें, लेकिन फिर भी आई थॉट कि इस पर थोड़ी सी बात क्लास में कर ली जाए। चैप्टर आपको जो फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल दोनों के बारे में गाइडलाइन दी गई है। बेसिकली ये स्पेसिफिक सेट क्वेश्चंस बच्चों ने आईकैप से कुछ पूछे थे जिनको आईकैप ने क्लैरिफाई किया है। सिलेबस की गाइडलाइन हमें पहले आ चुकी हैं। जैसे मैं अगर फाइनेंशियल एनालिसिस के रेफरेंस आपको बता चुका हूं, फोरकास्टिंग इज नॉट इन आवर सिलेबस, स्टैटिस्टिक्स इज नॉट इन आवर सिलेबस, ये चीजें हम बात कर चुके हैं, ये सिलेबस से हमारी निकल गई हैं। इसी तरह आपको मैनेजरियल एनालिसिस में भी टीचर ने गालिबन बता दिया था, जब अपडेट आया था गालिबन हमें मई में आ गया था अपडेट, आईकैप ने चेंजेस ये कर दी हैं सिलेबस में, तो हमने मई में आपसे ये बातें शेयर कर ली थी। अब ये फर्दर ये जो डॉक्यूमेंट रिलीज की गई है, ये क्वेश्चन बेस्ड डॉक्यूमेंट है। शायद ये है क्वेश्चन जो इश्यूज जो बच्चों ने क्वेश्चन रेज किया, जिनको आईकैप ने क्लैरिफाई किया, बच्चों ने या टीचर्स ने क्वेश्चन रेज किया जिनको आईकैप ने स्पेसिफिकली क्लैरिफाई किया है। ठीक है, तो हम अगर क्वेश्चन वाइज देखते जाएं तो चैप्टर 5 का रेफरेंस है, आर केस स्टडीज ऑन इफेक्ट ऑफ डिसरप्शन इन मेजर इंडस्ट्रीज एग्जामिनेबल? द आंसर इज नो, केस स्टडीज एग्जामिनेबल नहीं है। इज द फॉलोइंग टॉपिक एग्जामिनेबल? डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? द आंसर इज नो। ये हम ऑलरेडी जब ये चैप्टर हम पढ़े थे सोर्स ऑफ फाइनेंस का, वहां पे मैं ऑलरेडी आपको स्किप करवा चुका हूं, वहां पे मुझे तो सिलेबस से क्लियर हो गया था, लेकिन फिर भी किसी बच्चे ने पूछा तो आईकैप ने क्लियरली कह दिया एग्जामिनेबल नहीं है। इज द टॉपिक यील्ड कर्व एग्जामिनेबल? यस, हमने यील्ड कर्व को कंप्रीहेंसिवली क्लास में कवर किया हुआ है। ठीक है, तो ये एग्जामिनेबल है। इज द टॉपिक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क ISO 31000 एग्जामिनेबल? द आंसर इज नो। अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने इसको पढ़ा या नहीं पढ़ा, तो अब उसने शायद इस पे उन्हें क्लैरिटी दे दी कि दिस इज नॉट एग्जामिनेबल। तो ये आपकी चले पे अगर पढ़ा है तो जाना आपकी छूट गई, आपको अब ये एग्जामिनेबल नहीं रहा। इज द टॉपिक फ्लेक्स्ड बजट एग्जामिनेबल? अच्छा, यहाँ पे अब थोड़ी सी ना एम्बिग्यूटी है। क्वेश्चन है फ्लेक्स्ड बजट एग्जामिनेबल है, आंसर है फ्लेक्स्ड बजट तो एग्जामिनेबल नहीं है लेकिन फ्लेक्सिबल बजट एग्जामिनेबल है। अब ये थोड़ी सी एम्बिग्यूटी इसको जरा क्लियर कर लें। हमने फ्लेक्स्ड बजट की टर्म हम कैफ 3 में डिस्कस करके आए हैं। फ्लेक्स्ड बजट की टर्म हम कैफ 3 में डिस्कस करके आए हुए हैं। फ्लेक्स बजट कैफ 3 में हमने कैसे पढ़ा था, अगर आपको याद हो, वेरिएंस एनालिसिस के चैप्टर में हमने बात की थी। वहां पे हमने फिक्स्ड बजट और फ्लेक्स बजट की कहानी थोड़ी सी डिस्कस की थी वेरिएंस एनालिसिस से पहले। हमने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन साल के शुरू में बजट बनाती है एक सर्टेन एक्टिविटी लेवल के ऊपर। साल के शुरू में ऑर्गेनाइजेशन टारगेट करती है कि मैं अगले साल 10,000 यूनिट्स बना के 11,000 यूनिट्स बेचूंगी, से बजट किया था। मैं फ्लेक्स और फ्लेक्सिबल का फर्क आपको क्लियर करना चाह रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि इसने ये टर्म लिखी थी, क्योंकि फ्लेक्सिबल बजट पे हमने अभी बात करनी है। मेरी पहली हेडिंग आपने देखा था स्लाइड पे, फ्लेक्सिबल बजट ही आ रही थी। तो हमने कैफ 3 के रेफरेंस से जो बात की थी, फिक्स्ड बजट साल के शुरू में बनाया जाता है, एट बजटेड एक्टिविटी से प्रोडक्शन एंड सेल्स की बजटेड एक्टिविटी है 10,000 की प्रोडक्शन और 11,000 की सेल। ये साल के शुरू में आपने बजट बनाया, इसको फिक्स्ड बजट कहा जाता है। फिक्स्ड बजट सिर्फ बनाया नहीं जाता, ये टीम को दिया जाता है द टारगेट, फिर टीम अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक इनको मीट करने की कोशिश करती है टारगेट्स को। साल खत्म होता है, एक्चुअल रिजल्ट्स कंपाइल किए जाते हैं और एक्चुअल रिजल्ट्स को फिर बजट से कंपेयर किया जाता है। लेकिन वहां पे हमने जो डिस्कस किया था भाई, होता क्या है कि बात का एक्चुअल रिजल्ट्स जब साल के एंड पे आप कंपाइल कर रहे हो तो वो बजट से काफी फर्क आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक्टिविटी लेवल की बात कर रहा हूं मैं, आपने प्रोडक्शन बजट की थी 10,000, एक्चुअली आपने कर दी 11,000। सेल आपने बजट की थी 11,000, एक्चुअली आपने कर दी 11,500। अब हमने ईयर एंड पे कंपेयर करना है एक्चुअल रिजल्ट्स को बजट के साथ। क्वेश्चन इशू आ जाता है कि एक्चुअल रिजल्ट्स 11,000, एक्चुअल रिजल्ट्स में जो कॉस्ट आ रही है ना, प्रोडक्शन कॉस्ट, वो 11,000 यूनिट्स की है और बजट में कॉस्ट जो आ रही है 10,000 यूनिट्स की है। अब 11,000 यूनिट की कॉस्ट को 10,000 यूनिट की कॉस्ट से कंपेयर करना डज नॉट मेक एनी सेंस। ये हम कहते हैं जी हॉर्सेज शुड नॉट बी कंपेयर्ड विद द डोंकीज, हॉर्सेज शुड बी कंपेयर्ड विद द हॉर्सेज। अब ये 11,000 यूनिट की कॉस्ट है, ये 10,000 यूनिट की बजट है, इनको कंपेयर नहीं किया जाता। तो हमने जो कैफ 3 में बात सीखी थी, हमने सीखा था कि फिर हम इस बजट को फ्लेक्स कर लेते हैं, हम इस बजट को फ्लेक्स कर लेते हैं। फ्लेक्स्ड बजट की टर्म हमने कैफ 3 में जो इंट्रोड्यूस की वो क्या थी कि आप ओरिजिनल बजट को एक्चुअल एक्टिविटी लेवल के हिसाब से रिवाइज कर लो। ठीक है, फ्लेक्स बजट क्या है? फ्लेक्स बजट क्या है? इट इज रिवाइजिंग फिक्स्ड बजट जो साल के शुरू में बनाया गया टू रिफ्लेक्ट एक्चुअल एक्टिविटी। दिस इज कॉल्ड फ्लेक्स बजट। भैया अगर हमने बजट तो साल के शुरू में बना लिया, 10,000 यूनिट बना के
11,000 बेचेंगे, कुछ की एडजस्टमेंट लेकिन कुछ एक्चुअल रिजल्ट हमने 11,000 बना के 11,500 बेचे हैं। फ्लेक्स बजट क्या है? अगर हम साल के शुरू में इस एक्टिविटी का बजट बनाते तो बजट कैसा दिखता? अगर हम साल के शुरू में इस एक्टिविटी के मुताबिक बजट बनाते तो बजट कैसा दिखता? फिक्स बजट को हमने रिवाइज कर दिया विद दिस एक्टिविटी लेवल। बाकी डाटा सारा वही रहेगा, प्राइस वही रहेगा जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, लेकिन एक्टिविटी यहाँ से यहाँ बदल गई, जिसको कहा जाता है फ्लेक्स बजट। ये गैप 3 का एस्पेक्ट था कि भाई आप जब आपने वेरिएंस एनालिसिस करने होते हैं तो आप फिक्स को एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर नहीं करते, बल्कि पहले फिक्स बजट को फ्लेक्स कर लेते हो, फिर फ्लेक्स बजट के डाटा को एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर करके वेरिएंस एनालिसिस करते हो। सो फ्लेक्स बजट हमारे मतलब हमें एक एक्टिविटी लेवल का बजट दिया गया हो से 10,000 यूनिट्स का और कहा जाए इसको 11,000 यूनिट का बना दो, ये हमारे स्कोप में नहीं है। ठीक है जी, तो उसने क्लियर कर दिया कि फ्लेक्स बजट इज नॉट इन आवर स्कोप। यस, फ्लेक्सिबल बजट इज, फ्लेक्सिबल बजट की अभी हम बात कर लेंगे इसमें। सिंकिंग फंड का टॉपिक हमारे सिलेबस में है, ये हम ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुके हैं सी कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के एरिया में। देन इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, ये भी सिलेबस में एग्जामिनेबल है। इक्विवेलेंट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट हमने अपनी सिंकिंग फंड की कैलकुलेशन के साथ ही कवर किया था। सिंकिंग फंड की कैलकुलेशन में अल्टरनेटिव मेथड के तौर पे ये कवर किया गया था। ठीक है, इस टूल के इस्तेमाल और भी हैं। इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट के इस्तेमाल हमें तो लिमिटेड यूज का एनुटी मेथड के साथ बताया गया है, इस टूल के इस्तेमाल और भी हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में, लेकिन वो इस्तेमाल हमारे सीफैप के सिलेबस में आएंगे। इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट का टूल कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल डिसीजन मेकिंग में और एंगल्स में भी इस्तेमाल होता है, बट वो एंगल्स, वो यूजेस हमारे स्कोप में यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में हैं। वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जहां पे मजीद टूल को इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे पास ये टूल, मैं फिर बोल रहा हूं कि सिर्फ सिंकिंग फंड की कैलकुलेशन के अल्टरनेटिव मेथड के तौर पे हमने इसको पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने कवर की हुई हैं या बताई गई हैं आपको। तो जो अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो क्वेश्चन बेस्ड क्लैरिफिकेशन थी, वो आईकॉन ने हमें दी है। तो शायद मुझे जहां पे पता लगा आपको सिर्फ ये आपके लिए एक ऐसी चीज आई है जो आप पहले पढ़ चुके हो लेकिन सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमने जो फाइनेंशियल एनालिसिस के रेफरेंस से ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारे लिए सरप्राइज हो। ये सारी चीजें जो उसने कहा नहीं है, जो उसने कहा सिलेबस में है, वो हम पढ़ चुके हैं, या एक आखिरी आइटम हमारी रहती है, हम पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा यहां तक हम कल लास्ट सेक्शन में पहुंच गए थे। अब हम अप्रोचेस टू बजटिंग पे जा रहे हैं। पहली हेडिंग जैसे मैं कह रहा था कि हमारी आही एंड फ्लेक्सिबल बजट आ रही है। इट इज नॉट फ्लेक्स्ड बजट, इट इज फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स्ड और फ्लेक्स्ड बजट मैंने क्लास में आपको यहां शेयर कर दिया जो कैप 3 में पढ़ा था। अब ये फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है हमारे कैप 6 के कॉन्टेक्स्ट में। अप्रोचेस टुवर्ड्स बजटिंग, बजट बनाते हुए क्या डिफरेंट अप्रोचेस जो कंपनीज फॉलो कर सकती हैं, या बजट बनाने की अप्रोचेस हैं। फ्लेक्स्ड बजट बजट बनाने की अप्रोच नहीं थी, फिक्स्ड बजट बजट बनाने की अप्रोच थी। साल के शुरू में एक्टिविटी लेवल टारगेट सेट करो, उसके मुताबिक बजट बना लो, दिस वाज फिक्स्ड बजट, वो बजट की अप्रोच थी। फ्लेक्स बजट बजटिंग की अप्रोच नहीं थी, बजट बनाने की अप्रोच नहीं थी, वो बजट को एक्चुअल से कंपैरिजन करने के लिए, वेरिएंस एनालिसिस करने के लिए बजट की रिवीजन थी साल के एंड पे। दैट वाज नॉट प्रिपेयरिंग बजट, दैट वाज रिवाइजिंग बजट फॉर वेरिएंस एनालिसिस। अच्छा जी, लेकिन अब ये अप्रोचेस टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग बजट्स हैं। बजट बनाने की अप्रोच है कि बजट आप चाहें तो फिक्स बजट बना लें, चाहें तो फ्लेक्सिबल बजट बना लें। अच्छा, ये बड़ी सिंपल टर्म्स टू अंडरस्टैंड है। फ्लेक्सिबल बजट में वी हैव सम नंबर्स टू लुक एट एज वेल, लेकिन बड़े सिंपल नंबर्स हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। फिक्स बजट वो ऑर्गेनाइजेशन, फिक्स बजट अप्रोच से मुराद जैसे कि टर्म से जाहिर है कि आप एक फिक्स्ड एक्टिविटी लेवल का बजट बनाते हैं साल के शुरू में। ये अप्रोच वो कंपनीज फॉलो करती हैं जिनका फ्यूचर के बारे में फोरकास्ट काफी सर्टेनिटी से डेवलप की जा सकती है कि हम अगले साल कितने यूनिट्स बेचेंगे। टारगेट अगर सर्टेनिटी से आप एस्टैब्लिश कर सकते हो, क्लैरिटी से टारगेट अगर सेट कर सकते हो, तो यू गो फॉर अ फिक्स्ड बजट। एक टारगेट सेट किया, उसके मुताबिक बजट बना दिया। लेकिन अगर आपको टारगेट सेट करने में कोई दिक्कत है, यानी क्लैरिटी आपकी मिसिंग है, जैसे हम आज की बात करें, आज अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना अगले 12 महीने का बजट बनाना चाहे, तो आज अगले 12 महीने में नॉर्मल हालात के मुकाबले में थोड़ी सी दिक्कत है टारगेट सेट करने में कि आप अगले साल में कितनी यूनिट्स बेच पाएंगे या कितने यूनिट्स बनाएंगे उसके लिए, या उनकी कॉस्ट क्या आएगी। वो दिक्कत क्या है कि एक्सपेक्टेड तो यही है, आज से 2-3 महीने बाद इलेक्शन होने वाले हैं, और इलेक्शन होने वाले हैं तो कोई भी पार्टी एबीसी की गवर्नमेंट आएगी, और हर गवर्नमेंट की पॉलिसी अप्रोच दूसरे से फर्क होती है। फॉर एग्जांपल, आपकी कंपनी इंपोर्ट बेस्ड बिजनेस में है, आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हो, रॉ मटेरियल इंपोर्ट से आप उसकी फिनिश प्रोडक्ट बना के बेचते हैं। अब इंपोर्ट का पार्टी ए आए, वो इंपोर्ट को डिस्करेज करेगी, पार्टी बी आए, वो इंपोर्ट को एनकरेज करेगी। पार्टी ए आए, इंपोर्ट पे ड्यूटी लग जाएगी, रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा, प्रोडक्ट महंगी बन जाएगी। पार्टी बी आए, ड्यूटी कम रहेगी, रॉ मटेरियल सस्ता रहेगा, फिनिश प्रोडक्ट कम रहेगी, कॉस्ट कम रहेगी। सो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट डिपेंडेंट है इलेक्शन के रिजल्ट पे, विच इज डिफिकल्ट टू सेस। आप कहते हैं पार्टी ए आए तो हो सकता है मैं साल के 10,000 यूनिट बेच लूं, पार्टी बी आए तो हो सकता है मैं साल के 15,000 यूनिट बेच लूं, पार्टी सी आ जाए तो हो सकता है 12,000 बेच लूं। मतलब हम कह रहे हैं कि हमारे लिए फोरकास्ट करना कि हमारी कंपनी अगले साल किस एक्टिविटी लेवल पे ऑपरेट करेगी वो डिफिकल्ट है। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो फिर आप में एक बजट नहीं बनाते, आप मल्टीपल बजट बना लेते हो, जिनको फ्लेक्सिबल बजट कहते हैं। आप 10,000 यूनिट का, 12,000 यूनिट का, 15,000 यूनिट का, तीनों का बजट बना लेते हो।
और फिर आप साल के एंड में देख लोगे आपके एक्चुअल रिजल्ट्स 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं, जिस लेवल पे उनसे कंपेयर कर लेना, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल बजट आप साल के शुरू में ही डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स पे बजट को प्लान कर लेते हो। और यहाँ पे फिर बड़ा सिंपल सामने, अगर हमें ये सवाल आता है फ्लेक्सिबल बजट का, ना ही सिंपल सवाल होता है। आपको ख्याल रखना है कि एक्टिविटी बदलने से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट बदलती है, एक्टिविटी बदलने से फिक्स कॉस्ट तो सेम रहती है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है, हम इलस्ट्रेशन 9 इससे फ्लेक्सिबल बजट की सिनेरियो को जरा नंबर्स में भी देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 9, ये इलस्ट्रेशन 9 हमारे सामने आ गई। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर फ्लेक्सिबल ऑफ टोटल कॉस्ट का बजट फॉर 10,000, 8,000 एंड 6,000 यूनिट्स। Expenses for the budgeted production of 10,000 units in a factory. 10,000 units के expenses are given below और ये per unit data है। Material, labor, variable overhead, fixed overhead, direct expenses, selling expenses, fixed कितना, variable कितना पता लग गया, distribution expenses, admin expenses, cost per unit। ये cost per unit का डाटा में दिया गया है। हमसे कहा गया है बजट बनाइए 10,000, 8,000 और 6,000 यूनिट्स के ऊपर। तो जब हमने फ्लेक्सिबल बजट बनाना है 3 एक्टिविटी लेवल पे, तो बात हमने ध्यान में रखनी है कि हमने वेरिएबल कॉस्ट को बदलना है, फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी। तो नॉर्मली हम इसका का बजट बनाते हुए हमें सिर्फ कॉस्ट का बजट बनाना है, ठीक है जी। तो हम कॉस्ट के ब्रेकअप बना लेते हैं। 3 लेवल्स हैं, $10,000, 8,000 और 6,000। हम वेरिएबल कॉस्ट ले आते हैं। वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास मटेरियल है, लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, देन सेलिंग एक्सपेंसेस हैं एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, एंड देन वी हैव फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में हमारे पास प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, इनको प्रोडक्शन ओवरहेड्स कह लेते हैं। हमारे पास सेलिंग एक्सपेंसेस हैं और हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं। दिस शुड गिव अस टोटल कॉस्ट। हमसे टोटल कॉस्ट का बजट मांगा गया है डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स पे फ्लेक्सिबल बजट के कॉन्सेप्ट के तहत। फिक्स बजट एक एक्टिविटी लेवल अगर सर्टेनिटी से फोरकास्ट की जा सकती है, उसका बजट बनाइए। फ्लेक्सिबल बजट अगर एक्टिविटी लेवल पे कंपनी क्लियर नहीं है, सर्टन नहीं है, अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, तो आप डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स पे बजट प्लान कर लेते हैं साल के शुरू में। इसको फ्लेक्सिबल बजट कहा जा रहा है, ये हम साल के शुरू में बना रहे हैं डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स पे। अच्छा जी, ये अगर ए है तो वेरिएबल कॉस्ट की कहानी काफी आसान है। A into 70 पर यूनिट कॉस्ट हमें गिवन है, तो वेरिएबल कॉस्ट A into 70 मटेरियल की है। लेबर के लिए A into कितनी 25 है, 25 है। वेरिएबल ओवरहेड के लिए A into 20 है। जी बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या वेरिएबल नहीं होते? ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर वेरिएबल, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर वेरिएबल। सॉरी बेटा, मैंने वेरिएबल और फिक्स में इसको क्लासिफाई किया है, तो इस क्लासिफिकेशन पे आपको इतराज है किसी एक्सपेंस के ऊपर? बेटा वेरिएबल में डायरेक्ट एक्सपेंस, सॉरी जी माय मिस्टेक, मैंने मिस कर दिया कोई। अच्छा, एक आइटम में मिस कर दिया, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक हो गया, माय मिस्टेक। एक आइटम है वेरिएबल ओवरहेड के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी सारे वेरिएबल होते हैं, बिल्कुल ठीक है जी। ये लाइन आइटम में मिस कर गया था। कितनी है जी? 5 रुपीज पर यूनिट, तो ये है जी A into ₹5। और नीचे भी कोई आइटम आ रही है, एडमिन एक्सपेंसेस, बिल्कुल ठीक है जी। ये भी लाइन आइटम हम एक मिस कर गए थे, एडमिन एक्सपेंसेस, ये फिक्स में एक आइटम थी। अच्छा जी, सेलिंग एक्सपेंस में A मल्टीप्लाइड विद सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट कितना है? 10% इज फिक्स्ड, इसका मतलब 90% इज वेरिएबल, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 20% इज फिक्स्ड, इसका मतलब 80% इज वेरिएबल, तो 7 रुपीज का 80%। लीजिए जी, यहां से हम आसानी से अब हर रेलेवेंट कॉलम को पकड़ेंगे, उस वेरिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते जाएं, हमारी रेलेवेंट वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। ये तमाम वैल्यूज कैलकुलेट कीजिए और मुझे यहाँ पे एक सब टोटल बता दीजिए। मुझे यहाँ पे सब टोटल वेरीफाई करके कंप्लीट कैलकुलेट बताइए, और किसी कैलकुलेशन पे कोई दिक्कत है तो पूछिए। मैंने प्रेजेंटेशन को एक सिंप्लीफाइड फॉर्म दे दी आपकी कैलकुलेशन के लिए, अब इसके मुताबिक कैलकुलेशन परफॉर्म कीजिए और तीनों एक्टिविटी लेवल्स के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट बनाइए क्या आ रही है। बेटा फ्लेक्सिबल बजट डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स के लिए
मल्टीपल बजट बना लेना, इस अप्रोच को फ्लेक्सिबल बजट कहा जाता है। साल के शुरू में आप एक बजट ना बनाओ, एक एक्टिविटी का बजट ना बनाओ, साल के शुरू में आप एक से ज्यादा एक्टिविटी का बजट बना लो, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगले साल आपने 6000 यूनिट बेचने, 8 बेचने, 10 बेचने। दिक्कत आपको पता नहीं है पार्टी ए जीतेगी इलेक्शन, पार्टी बी जीतेगी, पार्टी सी जीतेगी, तो आपने कहा हम तीनों बजट बना लेते हैं, जो भी पार्टी जीतेगी उस बजट को लेकर चल पड़ेंगे हम आगे। फ्लेक्सिबल बजट, जब हमें फ्यूचर में एक्टिविटी लेवल का टारगेट सेट करने में थोड़े से डाउट्स हो, अनसर्टेनिटी हो, तो हम मल्टीपल टारगेट्स पे बजट बना लेते हैं साल के शुरू में। दिस अप्रोच इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल बजटिंग। It is different from flexed budget. Flexed budget was in the scope of CAP 3. Flexible budgeting is in scope of CAP 6. जी, तमाम एक्टिविटीज का वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कीजिए। 1 2 3, ये 3 टोटल आपने बताने हैं। ये मिलियन में बोल रहे हो, रुपीज इन मिलियन रहे हैं जी आप, तो चलिए जी बताइए मिलियन में बोलिए। 1373, यहाँ पे 1.098, तो 3 डेसिमल तक रहिए बोलता है, या इस वजह से रुपीज इन 1000 कर लेते हैं। रुपीज इन 1000 कर लें तो ये पॉइंट नहीं कोमा बन गया जी। आगे चलिए, 824 राउंड ऑफ करके हम 824 रुपीज इन 1000 में। ये हमारे पास आगे वेरिएबल कॉस्ट डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स की, रुपीज में ले लीजिए, रुपीज इन 1000 में ले लीजिए, रुपीज इन मिलियन में ले लीजिए, हाउ व्हाटएवर द वे यू फील कंफर्टेबल, कोई इश्यूज में नहीं है। अच्छा जी, फिक्स कॉस्ट की कहानी काफी आसान है अगर आप सिर्फ एक पॉइंट पिक कर लें। ये सारी जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकाली गई है, हमें पता है फिक्स कॉस्ट कभी भी पर यूनिट इनकर नहीं होती। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जब भी हमें दी जा रही है वो टोटल कॉस्ट को सर्टेन यूनिट से डिवाइड करके निकाली गई है, और उसने यूनिट्स में बता दी है कि भैया सारी जो कॉस्ट निकाली गई है 10,000 यूनिट के हिसाब से निकाली गई है। इसका मतलब है जितनी भी पर यूनिट फिक्स कॉस्ट है ये टोटल कॉस्ट को 10,000 से डिवाइड करके आई है। हमें तो बजट में टोटल कॉस्ट चाहिए ना, तो हम हर कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से, तो हमारी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी और हर लेवल पे वही रहेगी। जैसे प्रोडक्शन ओवरहेड्स की बात करें तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमारे हैं 10 रुपीज पर यूनिट, तो जनाब 10 इंटू 10,000 यूनिट्स, ये 100,000 बने। लीजिए जी 100 आ गया, ये हर जगह 100 ही रहेगा क्योंकि फिक्स कॉस्ट है तो एक्टिविटी से बदलना नहीं है। सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट 13 रुपीज का 10% फिक्स है। यूनिट्स इसके लिए भी 10,000 इस्तेमाल हुए होंगे, 13,000, तो तीनों लेवल्स के लिए 13,000 ही है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 7 रुपए का 20% फिक्स्ड है, 7 रुपए का 20% फिक्स्ड है। इसके लिए भी टोटल कॉस्ट को डिवाइड 10,000 से किया होगा तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 14 और एडमिन एक्सपेंसेस ऑलरेडी हमें एक लमसम फिगर दी गई है, 50,000 दे दी गई है, तो हम इसी को 50,000 को ले लेते हैं, अदरवाइज वो भी 5 रुपए इंटू 10 50,000 ही बनती है। तो ये लीजिए जी, सम अप कर लीजिए 1550 1275 1001 लीजिए जी, ये हमारा टोटल कॉस्ट का फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट से मराद आप साल के शुरू में डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स पे बजट प्रिपेयर कर लें, क्योंकि आपको आने वाले साल में आपका एक्टिविटी लेवल टारगेट क्या होगा उसके बारे में थोड़े डाउट्स हैं, तो आप मल्टीपल टारगेट के हिसाब से बजट बना लेते हैं। और एक्चुअल रिजल्ट्स फिर जैसे मैंने कहा पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी जो भी जीतेगी इलेक्शन उसके हिसाब से आप बजट सेलेक्ट करोगे और उसको कंपेयर कर लोगे एक्चुअल रिजल्ट से। फ्लेक्सिबल बजट जी, एनी क्वेश्चन? आपने बजट बनाना हो, एक बजट है फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट को फॉलो करना। कंपनी अपने हालात के लिहाज से, कंपनी एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिहाज से डिफरेंट अप्रोचेस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उनमें से कोई एक अप्रोच सेलेक्ट कर सकती है। बजट बनाते हुए एक तरीका है फिक्स्ड या फ्लेक्सिबल बजट अप्रोच को फॉलो करें। जी एनी क्वेश्चन? किसी बच्चे के ध्यान में कोई सवाल फ्लेक्सिबल बजट से लेके?
इंक्रीमेंटल बजटिंग अप्रोच, ये अप्रोच मैं ऑलरेडी आपको क्वेश्चन नंबर 1 की डिस्कशन में एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं कि आप बजट बनाने जाएं किसी साल का, तो बजट बनाने की एक अप्रोच है कि आप पिछले एक्चुअल रिजल्ट्स को बेस कीजिए और आने वाले साल के लिहाज से उसमें फैक्टर्स एडजस्टमेंट डाल दीजिए कि जी वॉल्यूम हम 10% ज्यादा बेचेंगे, प्राइस हम 5% ज्यादा बेच पाएंगे, हम कर पाएंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट मटेरियल में हमारा 2% का इजाफा आएगा, लेबर में 5% का इजाफा आएगा। तो फैक्टर्स बना के पिछले एक्चुअल रिजल्ट्स को आप इंक्रीमेंटल फैक्टर्स की मदद से अगला बजट बना। दिस अप्रोच इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल बजट। आप पिछले एक्चुअल रिजल्ट्स में या पिछले इवन बजट में इन्फ्लेशन, टैक्स रेट्स, कोई एक्टिविटी में चेंजेस, उसके हिसाब से उनकी एडजस्टमेंट डाल दीजिए, तो आप आसानी से पिछले बजट या पिछले एक्चुअल रिजल्ट्स को अगले साल के बजट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों हैं, इससे कुछ फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। वी डोंट इंक्रीमेंटल बजट की कैलकुलेशन हमने बजटिंग में देखी, हमें टेस्ट की गई है, मैंने ये टर्म आपको शुरू में बता दी थी, बट ये कॉन्सेप्ट हमें कई जगह बताया गया था, भाई पिछले साल ये था, अगले साल ये चेंजेस आने वाली हैं, तो हमने पिछले साल की वैल्यू को लेकर अगले साल की चेंजेस डाली, नेक्स्ट ईयर का बजट तैयार हो गया। दैट इज इंक्रीमेंटल बजट। इसके कुछ फायदे हैं, कुछ बात हैं। फायदे क्या हैं? बजटिंग प्रोसेस सिंपल रहता है, आपके पास एक बेस फिगर होती है, चेंजेस इनकॉर्पोरेट करनी होती हैं, तो इट इज सिंपल एंड क्विक। इट इज सूटेबल फॉर स्टेबल बिजनेस एनवायरमेंट्स, मतलब लगा बंधा कारोबार आपने हर साल ही सिमिलर एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, तो इट इज इजियर सूटेबल टू यूज। रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इज रेडीली अवेलेबल, आपको बेस इन्फॉर्मेशन पिछले साल के एक्चुअल रिजल्ट्स या पिछले साल का बजट रेडीली अवेलेबल है, एडजस्टमेंट डाल के अगला साल का बजट बनाना है। बट इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिसमें सबसे एक पहला डिसएडवांटेज एरर्स। अगर पिछले बजट में कुछ गलती हो गई भी है तो अगले बजट में कैरी हो जाती है, या पिछले एक्चुअल रिजल्ट्स में कोई गलती हो गई थी तो वो कैरी हो जाती है। बेटा आप दोनों को बड़ी सीरियस इशू लग रहा है मुझे, आप दोनों मतलब मुसलसल, यू आर नॉट इन द क्लास, यू आर विद इन योरसेल्फ। क्या इशू है कि मुझे शेयर कर लो? हाँ, क्या मसला है? जब से क्लास हुई आप दोनों मुसलसल आपस में बातें करी जा रहे हो, मैं काफी देर इग्नोर किया, मैं शायद समझ आ जाए, शायद बात खत्म हो जाए, मसला छोटा मोटा हल हो जाए, लेकिन हल हो नहीं रहा, तो उसमें लगता है मेरी मदद की जरूरत है आप लोगों को, आप लोगों से नहीं मसला हल हो रहा। तो बताइए क्या मदद कर सकता मैं आपकी? एरर्स, अगर पिछले बजट बनाने में कोई गलती हुई है, फॉर एग्जांपल हमने पिछला जो बजट बनाया था उस बजट में हमने प्लान किया था कि हम ABC इस प्रेफरेंस से तीनों प्रोडक्ट्स बनाएंगे, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर कुछ ऐसी चेंजेस आ गई, अब हमारी प्रेफरेंस ABC नहीं होनी चाहिए, अब CB है। तो अगर हम पिछले बजट को बेस बना लेंगे तो ये अब एक तरह की गलती होगी, हमारे इस बजट में कैरी हो जाएगी। पिछले बजट जब हमने बनाया था उस वक्त हमारी मशीन टेक्नोलॉजी पुरानी थी, हमने ड्यूरिंग द ईयर मशीन टेक्नोलॉजी नहीं ले ली है, जिसकी वजह से हमारी वेरिएबल कॉस्ट, लेबर टाइम पर आवर कम हो चुका है। तो अगर हमने पिछले बजट को बेस बना लिया तो शायद वो हम जो चेंजेस हैं, अपडेट्स हैं, उनको बीच में इनकॉर्पोरेट ना कर पाए। इन शॉर्ट, पिछले बजट में अगर वो गलती है तो अगले पीरियड में कैरी हो जाएगी, क्योंकि हम पिछले बजट को ही बेस लेके एडजस्टमेंट पास कर रहे हैं। अनइकोनॉमिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रीवियस पीरियड मे बी कैरीड फॉरवर्ड। फॉर एग्जांपल हमने पिछले पीरियड में इन हाउस प्रोडक्शन और आउटसोर्सिंग पे फैसला किया था, अगर पिछले पीरियड में हमने फैसला गलत कर लिया था तो अगले पीरियड में कैरी होता जाएगा। या पिछले पीरियड में हमारा सप्लायर हमें अच्छी प्राइस ऑफर नहीं कर रहा था, हमने डिसाइड किया था हमें इन हाउस प्रोड्यूस करना चाहिए, अगले पीरियड में अगर कोई नया सप्लायर आ गया हमें अच्छी प्राइस ऑफर कर रहा है तो हमारा डिसीजन शायद बदल जाए। लेकिन इंक्रीमेंटल बजटिंग अप्रोच में ऐसा नहीं होता, वो कहता जो पिछले साल किया था उसमें प्लस माइनस करके एडजस्ट करो, चल पड़ो, नए सिरे से सोचने ना बैठ जो करना क्या। इंक्रीमेंटल जो हमें जो कहा ना कि इट इज इजी टू अप्लाई, प्रोसेस सिंपल है। वो किस लिए सिंपल है? यू डोंट रीथिंक, यू डोंट री इन्वेंट व्हील। आपने कहा पिछले साल किया था ना काम, तो इसमें बस ये प्लस माइनस करो, चल पड़ो दोबारा, रीथिंक ना करो। तो ये इस तरह के प्रॉब्लम रीथिंक ना करने से आ सकते हैं। इन्फ्लेशन में बी डिफिकल्ट टू एस्टिमेट, हमने कहा जी इन्फ्लेशन फोरकास्ट कीजिए, उसको बजट में डाल दीजिए पिछले साल के, तो इट में बी डिफिकल्ट टू फोरकास्ट। ये सबसे मैं कहूंगा जरा कमजोर ड्रॉबैक है, बट बहरहाल इंक्रीमेंटल अप्रोचेस अप्लाई करना हमने बजटिंग सवालों में बहुत देखी। ये हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने पढ़े हैं, क्योंकि हमें 1-2 नंबर का लिखना आ सकता है या 1 नंबर का MCQ आ सकता है। हमें वी शुड बी प्रिपेयर्ड, हमें MCQ में कहीं चीज ये आ सकती है। अच्छा जी, एक और अप्रोच बजट बनाने की बिल्कुल कंट्रास्टिंग अप्रोच है इंक्रीमेंटल बजट की, जीरो बेस्ड बजट, जीरो बेस्ड बजटिंग। इंक्रीमेंटल अप्रोच कहती थी पिछले साल का बजट पकड़ो, उसमें प्लस माइनस कर दो। जीरो बेस्ड बजटिंग कहती है भाई भूल जाओ पैसे पहले क्या करते थे, जीरो से स्टार्ट करो, अज्यूमिंग एज इफ देयर इज नो पास्ट डाटा अवेलेबल, जीरो से बजटिंग स्टार्ट करो। अच्छा, इंक्रीमेंटल अप्रोच तो जैसे हमने कहा रेगुलर स्टेबल बिजनेसेस, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा यूज करती हैं, बट जीरो बेस्ड बजटिंग कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन रूटीन में इस्तेमाल करती नहीं है। ये कुछ स्पेसिफिक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिसको इस्तेमाल करती हैं। सरकारी इदारों में नॉर्मली ये जीरो बेस्ड बजटिंग यूज होती है। इसकी मिसाल ले लो आप, हम एक मिसाल लेते हैं लोकल यूनियन काउंसिल की, छोटे लेवल एक ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के करते हैं, लोकल यूनियन काउंसिल। यूनियन काउंसिल को नॉर्मली हेड कर रहा होता है कोई शायद में भी काउंसिलर टाइप का बंदा, कोई में काउंसिलर जो एक इलाके का 8-10 गलियों का एक इलाका होता है उसका हेड होता है, तो हम उस लेवल की बात करते हैं। तो जो काउंसिलर का ऑफिस है जब वो अपने बजटिंग करता है तो जीरो बेस्ड बजटिंग को फॉलो करता है। तो जीरो बेस्ड बजटिंग काम कैसे करती है, क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं? ये स्टेप्स हमें बजट जीरो बेस्ड बजटिंग पे सवाल नहीं आएगा न्यूमेरिकल, हमें इस पे थ्योरी 1-2 नंबर की, MCQ 1-2 नंबर के आ सकते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 1,
काउंसलर ने अपने ऑफिस का, अपने इलाके का अगले साल का बजट बनाना है। काउंसलर की अगर हम जिम्मेदारी देखेंगे नॉर्मली होती क्या है, अपने इलाके की इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना, यहाँ सड़कें उनकी रिपेयर को देखना, अपने इलाके में पानी सेवरेज की सूरत हाल को देखना, अपने इलाके में कोई डिस्पेंसरीज अगर चल रही हैं, तो सरकारी स्कूल चल रहे हैं, उनको मॉनिटर करना, ओवरसी करना, तो लगभग पीने का पानी के मसाइल देखना, इलाके के छोटे छोटे मसले जो होते हैं आपकी लोकेलिटी के, उनको देखना। अच्छा, जब काउंसलर ने अपने इलाके का बजट बनाना है, वो जीरो बेस्ड बजटिंग अप्रोच को फॉलो करता है। वो अप्रोच को कैसे फॉलो किया जाता है? स्टेप नंबर 1, प्रिपेयर डिसीजन पैकेजेस। मतलब आप बैठे हुए उससे जून के महीने में, और अब 1 जुलाई 23 से जून 24 का बजट बनना है, एंड इफ वी आर लुकिंग आफ्टर द काउंसिल ऑफिस, तो पहला स्टेप है प्रिपेयर डिसीजन पैकेजेस। डिसीजन पैकेजेस से मुराद आने वाले 12 महीने में हमारे इलाके में क्या क्या काम, क्या क्या प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं। डिसीजन पैकेजेस से मुराद प्रोजेक्ट्स जो हमें अगले 12 महीने में अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंडर करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डिसीजन पैकेजेस कुड बी 2 गलियां ठीक करनी है, 2-3 सड़कों का सीवरेज का निजाम इंप्रूव करना है, में दवाइयों की कमी है, वहां पे दवाइयों की क्वांटिटी और वैरायटी बढ़ानी है, स्कूलों में कुछ कमरे तो बने हुए हैं, फर्नीचर की दिक्कत है, तो फर्नीचर हमने वहां पे अपग्रेड करना है। सो लिस्ट कि भाई ये 1 2 3 4 5 ये 6 काम है जो हमें अगले 12 महीने में टारगेट करने हैं। डिसीजन पैकेजेस आइडेंटिफाई द पॉसिबल सर्विसेज टू बी ऑफर्ड। हमने अगले 12 महीने में काम क्या क्या करने हैं, तो पूरी लिस्ट बना लिए, अलॉन्ग विद एसोसिएटेड कॉस्ट। सिर्फ लिस्ट नहीं, 7 कॉस्ट भी लिख लो कि गलियां बनानी है, 2 में इनका खर्चा कितना होगा, 3 गलियों में सीवरेज डालना है, उनका खर्चा कितना होगा, मेडिसिन का खर्चा अगले 12 महीने का हमारा कितना बनता है बजट, स्कूल में फर्नीचर डालना बजट कितना है, पानी का, पीने का पानी इंप्रूव करना है, उसका बजट कितना है, तो 7 कॉस्ट भी लगाओ। देन सेकंड स्टेप, रैंकिंग कर दो इनकी। रैंकिंग सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस के लिहाज से, नीड के लिहाज से, कभी हमारी पहली प्रायोरिटी क्या है, दूसरी क्या है। पहली प्रायोरिटी पानी है, तालीम है, सीवरेज है, या सड़कों की बेहतर होना है, क्या हमारी प्रायोरिटी है, उसके मुताबिक रैंक कर दो। भाई ये 6 काम है, काम नंबर 1 2 3 4 5 6, 6 काम, उनका खर्चा और उनका रैंक। नेक्स्ट स्टेप, जब आपने अपनी प्रेफरेंस बना ली, अपनी फंडिंग रेफरेंस रिक्वायरमेंट स्टैब्लिश कर ली, रैंकिंग परफॉर्म कर ली, अब आप गवर्नमेंट को अप्रोच करते हो। लाइक काउंसलर अपने हायर ऑफिस को, जो भी उनका चेयरमैन या जो भी ऑफिस होता है उसके पास जाता है और अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक फंड डिमांड करता है कि जी मुझे टोटल इतने फंड अगले 12 महीने के लिए एलोकेट किए जाए, मुझे अपने इलाके में ये 6 काम करवाने हैं। अब जितने फंड मांगे जाएं, जरूरी नहीं कि वो फंड सारे के सारे अप्रूव भी हो जाएं। हो सकता है आपने मांगे 10 करोड़, आपके इलाके में 10 करोड़ फंड की जरूरत है 6 प्रोजेक्ट के लिए, गवर्नमेंट ने, रेलेवेंट ऑफिस ने अप्रूव किए 6 करोड़ कि नहीं जी हम आपको सिर्फ 6 करोड़ एलोकेट कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे फिर बात आ गई कि जब हमें रिक्वायर्ड फंड पूरे नहीं मिले, इसका मतलब सारे प्रोजेक्ट हम पूरे नहीं कर सकते, तो रैंकिंग इसलिए की थी। जितने पैसे मिल गए हैं उनमें रैंकिंग के हिसाब से जो प्रोजेक्ट्स किए जा सकते हैं 2 3 4 वो रैंकिंग के मुताबिक परफॉर्म कर दीजिए। जो प्रोजेक्ट रह जाएंगे वो अगले साल चले जाएंगे, अगले साल के बजट में दोबारा डाल लेना, वहां पे दोबारा प्रोसेस रिपीट होगा नए सिरे से। अच्छा जी, अब क्या क्या काम होने वाले हैं, अब उनका बजट कॉस्ट एस्टिमेट्स क्या है, उनकी रैंकिंग क्या है, फिर गवर्नमेंट के पास जाओगे, पैसे लोगे, फिर प्रेफरेंस के मुताबिक फंड एलोकेट करोगे, और जो काम हो गए ठीक है, जो नहीं हुए वो अगले साल के बजट में फिर पेंडिंग हो जाएंगे। तो जीरो बेस्ड बजटिंग, जीरो से काम शुरू करें। अज्यूम करें आपके पास इंफॉर्मेशन जीरो है, पिछले पास का कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। नॉर्मली जैसे मैंने कहा, ये बजटिंग कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन फॉलो नहीं करती, ये बजटिंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट बेस्ड काम सालाना करना होता है। एडवांटेजेस क्या हैं जीरो बेस्ड बजटिंग के? अगेन 3 क्वेश्चन के लिहाज से, एमसीक्यू के लिहाज से, इट एम्फसाइजेस ऑन फ्यूचर नीड्स, नॉट ऑन पास्ट। फ्यूचर में हमें क्या क्या चाहिए उसकी बात की जाती है, माजी में क्या किया क्या नहीं किया दैट इज नॉट रेलेवेंट। पास्ट एरर्स आर नॉट कैरीड फॉरवर्ड, जो हमने इंक्रीमेंटल बजटिंग में कहा था, यहां पे तो हर बजट जीरो से शुरू होता है, काम क्या क्या करने हैं। इट इनकॉर्पोरेट्स कंसिडर्ड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज से आपने मैक्सिमम काम करना होता है, तो आप सोच समझ के रिसोर्स एलोकेशन कर रहे हैं। इट इनकरेजेस कॉस्ट रिडक्शन, क्योंकि आपके पास लिमिटेड फंड्स आते हैं, लिमिटेड फंड में आप ज्यादा काम करना चाहोगे, तो अकॉर्डिंगली आपकी कोशिश होगी हम कॉस्ट पर प्रोजेक्ट को मिनिमम से मिनिमम रखें, ताकि हम लिमिटेड फंड में ज्यादा से ज्यादा सर्विस एरियाज को कवर कर सकें। डिसएडवांटेजेस, प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग, दस इट इज कॉस्टली। बजटिंग प्रोसेस, बजट बनाना, इट रिक्वायर्स रिसोर्सेज, इसमें रिसोर्सेज टाइम जाता है, ह्यूमन टाइम और बाकी रिसोर्सेज पे जाते हैं, इट हैज अ कॉस्ट। तो बजटिंग प्रोसेस हैज अ कॉस्ट, और जीरो बेस्ड बजटिंग, क्योंकि आप हर दफा जीरो से शुरू कर रहे होते हो तो टाइम काफी ज्यादा लगता है, काफी कॉस्टली बजटिंग प्रोसेस हो जाता है यहाँ पे। रिजल्ट्स इन इंक्रीज स्ट्रेस फॉर द मैनेजमेंट, क्योंकि हर दफा जीरो से शुरू कर रहे हो, इसको ये भी कहा जाता है इट इज री इन्वेंटिंग व्हील एवरी टाइम। आप हर दफा री इन्वेंट कर रहे हो व्हील को, आप एक व्हील जो बना लिया उसको आगे नहीं लेकर चल रहे, उसमें इंप्रूवमेंट नहीं ला रहे, री इन्वेंटिंग व्हील है, तो ये मैनेजमेंट पे स्ट्रेस लाता है कि प्रोसेस क्योंकि लेंथी हो जाता है, टाइम ज्यादा लेता है, तो इट ब्रिंग्स स्ट्रेस टू द मैनेजमेंट। इट इज ओनली एप्लीकेबल टू द सर्विस एनवायरनमेंट, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल नहीं है। अगेन री इन्वेंटिंग व्हील की जो मैं जुमला बोला वो यहाँ पे दोबारा आपके सामने लिखा हुआ भी आ गया। तो पहले ये जनाब जीरो बेस्ड बजटिंग, अप्रोचेस टू बजटिंग, बजट बनाने की डिफरेंट अप्रोचेस में एक जीरो बेस्ड बजटिंग है। हमें अप्रोचेस टुवर्ड बजटिंग पे अलग से 4 5 6 नंबर का नोट आ सकता है, 6 नंबर का नोट, व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस टुवर्ड प्रिपेयरिंग बजट, या हमें किसी स्पेसिफिक बजटिंग पे 2 या 3 नंबर का नोट आ सकता है। हमें एमसीक्यूज में ये अप्रोचेस कवर हो सकती हैं। फ्लेक्सिबल बजट पे नंबर हमने थोड़ा डील किए, बट पास पेपर में हमें फ्लेक्सिबल बजट का सवाल नजर नहीं आता, हमें उस पे सवाल भी हमको एक्सपेक्ट शायद नहीं कर रहे होंगे। हमें एमसीक्यूज या थ्योरी में ही ये अप्रोचेस टेस्ट होने की फिलहाल जो पास ट्रेंड है उसके हिसाब से लगता है। अच्छा जी, अप्रोचेस टू बजटिंग में अप्रोच कंटिन्यूस बजट,
कंटिन्यूस बजट, इसको रोलिंग बजट भी कहा जाता है। किताब में तो शायद आपकी ये टर्म लिख दी मैंने, स्लाइड पे अपडेट नहीं है। तो कंटिन्यूस बजट को हम रोलिंग बजट भी कहते हैं। कंटिन्यूस बजट बनाया कैसे जाता है? आप एक साल का अगला बजट बनाओगे, लेकिन उसके 4 हिस्से कर दोगे 4 क्वार्टर। साल का बजट ब्रोकन इनटू 4 क्वार्टर। अच्छा, उसमें से जो पहला क्वार्टर है इज प्रिपेयर्ड इन डिटेल। पहले क्वार्टर को आप डिटेल में प्रिपेयर करते हो, वेयर एज नेक्स्ट 3 क्वार्टर बजट इज एन आउटलाइन। आउटलाइन की अब हद डिफरेंट हो सकती है। जैसे हम कह सकते हैं कि पहले बजट में हम प्रॉपर एक्टिविटी लेवल डिफाइन करेंगे, एक्टिविटी लेवल के हिसाब से रेवेन्यू बनाएंगे, और उसके हिसाब से मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एडजस्टमेंट, मे बी ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिन सेलिंग ओवरहेड्स, नेट प्रॉफिट, प्रॉपर डिटेल पीएनएल हेड वाइज वर्किंग करके। इवन हम एडमिन ओवरहेड में जाएंगे तो हम ये भी देखेंगे हमारा रेंट कितना होगा, हमारा बिजली का बिल कितना आना चाहिए, टेलीफोन का खर्चा कितना होना चाहिए, सैलरीज कितनी जाएंगी, हम प्रॉपर डिटेल में बजट बनाए। लेकिन अगले 3 क्वार्टर्स सिर्फ आउटलाइन बजट। आउटलाइन बजट में मे बी वी जस्ट डिसाइड ऑन एक्टिविटी लेवल एंड सम ब्रॉडर वैल्यूज। डिटेल हम बजट शायद वहां नहीं बना रहे। सो कंटिन्यूस बजट में आपने क्वार्टर का, साल का बजट बनाना है, लेकिन उसके 4 हिस्सों में बनाना है। पहला क्वार्टर डिटेल में बनाते हैं, अगले 3 क्वार्टर आप आउटलाइन बजट बनाएंगे, जिसमें आप लिमिटेड इंफॉर्मेशन डालेंगे, ज्यादा डिटेल में आप काम उस पर नहीं करेंगे, ज्यादा R&D नहीं करेंगे। सारी रिसर्च एक क्वार्टर पे हुई, बाकी 3 क्वार्टर आउटलाइन बजट बनाए विद लिमिटेड डिटेल। कंटिन्यूस बजट होगा क्या? एक क्वार्टर जब गुजरेगा, दूसरा क्वार्टर शुरू होने से पहले आप दूसरे क्वार्टर को डिटेल कर लोगे और एक आगे से एक और क्वार्टर ऐड कर लो, 5वां क्वार्टर। साल शुरू हुआ, एक क्वार्टर डिटेल, 3 आउटलाइन। एक क्वार्टर गुजर गया, सेकंड क्वार्टर डिटेल कर लो, 5वां क्वार्टर साथ ऐड कर लो। अब होगा क्या? जब इसको कंटिन्यूस बजट क्यों कहा जा रहा है, इसको रोलिंग बजट क्यों कहा जा रहा है? कि हर एक क्वार्टर गुजरने पे आप एक अगला क्वार्टर शामिल करते हो बजट में, पिछला क्वार्टर आउट करके, फिर एक क्वार्टर गुजरा, अगला क्वार्टर इन किया, पिछले आउट किया, इसलिए इसको रोलिंग कहा जा रहा है। क्वार्टर आपका बजट रोल करता जा रहा है, एक क्वार्टर गुजरने पे एक क्वार्टर फ्यूचर में आगे। और उसको कंटिन्यूस बजट इसलिए कहा जा रहा है कि आप मुसलसल बजटिंग प्रोसेस में हो। एक क्वार्टर गुजरा तो सेकंड क्वार्टर का बजट बनना शुरू हो गया, सेकंड गुजरा तो थर्ड का बनना शुरू हो गया डिटेल में, इसलिए इसको कंटिन्यूस बजटिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। रोलिंग बजट या कंटिन्यूस बजटिंग प्रोसेस क्या है जी? एट अ टाइम आपको 1 क्वार्टर डिटेल में, 3 क्वार्टर आउटलाइन में अवेलेबल है। एक क्वार्टर डिटेल गुजर गया, दूसरा डिटेल कर लिया, तीसरा आउटलाइन ऐड कर लिया, फिर एक और गुजरा, फिर उसको डिटेल किया, एक आउटलाइन ऐड की। तो एट अ टाइम आपके पास 1 क्वार्टर डिटेल और 3 आउटलाइन अवेलेबल होते हैं। इसके कुछ फायदे भी हैं और काफी सारे नुकसान भी हैं। फायदा क्या है? इट इज एक्यूरेट। जब आप सिर्फ अगले 3 महीने का बजट बना रहे हो तो आप 3 महीने के फ्यूचर के बारे में अंदाजा लगा रहे हो। जब एक साल का बजट बनाते हो ना, तो आप 12 महीने बाद की सेल प्राइस, 12 महीने बाद की मटेरियल की कॉस्ट का अंदाजा भी लगा रहे हो। डेफिनेटली 12 महीने बाद की मटेरियल कॉस्ट, 12 महीने बाद की बिजली का बिल, 12 महीने बाद की लेबर कॉस्ट का अंदाजा लगाना, उसकी एक्यूरेसी कम होगी बनिस्बत 3 महीने की कॉस्ट का अंदाजा लगाना। सो जो आपको कंटिन्यूस बजट्स मेथड से जो बजट आपको मिलते हैं, दैट इज मोर एक्यूरेट। उसके जो वैल्यूज हैं, जो एस्टिमेट्स हैं, उनकी रिलायबिलिटी बेहतर होती है। इट प्रोवाइड्स बेटर इंफॉर्मेशन फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्योंकि जब टारगेट आपके एक्यूरेटली सेट हुए हैं तो टारगेट को एक्सेल से कंपेयर करना मोर सेंसिबल कंपैरिजन हो जाता है। बजटिंग a serious activity in the organization, makes budgeting a serious activity in the organization, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हर वक्त बजटिंग पे फोकस है। कि कभी आउटलाइन बजट की बात हो रही है, कभी डिटेल बजट की बात हो रही है, सो प्लानिंग पे फोकस ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ जाता है। लेकिन इसके ड्रॉबैक, मोर कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। बजटिंग पर टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, क्योंकि पूरा साल बजटिंग ही चलती रहती है ना। और एतराज सबसे हम इसमें ये होता है, भाई बजटिंग ज्यादा होगी, फिर काम करने का टाइम तो मिलेगा नहीं, प्लानिंग करते रह जाएंगे हम पे। ये इस पे ज्यादा सीरियस एलिगेशन या ज्यादा सीरियस की वीकनेस ये है कि बजटिंग में बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा और मैनेजर हर वक्त बजट ही बनाते रह जाएंगे। हालांकि बजट का मकसद अभी टारगेट सेट करना और फिर टारगेट को अचीव करने के लिए कोशिश करना। बट अगर हम कंटिन्यूस बजटिंग पे चले तो बजट बनाने पर हमारा बहुत टाइम जा रहा है, बट बजट को हासिल करने के लिए, टारगेट को हासिल करने के लिए जो टाइम चाहिए वो हमारे पास लेस बच रहा है। तो मुश्किल हो जाता है मैनेजर्स के लिए टारगेट को हासिल करना, और ये में डिफिकल्टी या डिमोटिवेशन का नतीजा भी बन सकती है। जी, एनी क्वेश्चन? आई डोंट एक्सपेक्ट। न्यूमेरिकल में मैंने कभी अपनी मेमोरी में ना सीए फाइनल में कभी ये सवाल देखा है, इस पे ना कैप लेवल पे देखा है। थ्योरी लेवल पे ही एमसीक्यू या थ्योरी को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 1-2 नंबर की, नॉट मोर देन दैट। जी, एनी क्वेश्चन? कंटिन्यूस या रोलिंग बजट? अच्छा जी, बजटिंग अप्रोचेस में लास्ट अप्रोच परफॉर्मेंस बजट। अच्छा, ये परफॉर्मेंस बजट भी नॉर्मली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनीज, ये परफॉर्मेंस बजट ही यूज करती हैं। अच्छा, यहां पे मनी स्पेंट इज लिंक टू सर्टेन परफॉर्मेंस टारगेट। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें, जिन्ना हॉस्पिटल की बात करें, अब जिन्ना हॉस्पिटल का बजट प्रिपेयर हो रहा है कि अगले साल जिन्ना हॉस्पिटल में कितना खर्चा होगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेट, क्योंकि परफॉर्म ने कहा ना, बजट एक तरह का टारगेट भी तो होता है। तो अब
टॉप मैनेजमेंट या गवर्नमेंट जिन हॉस्पिटल की मैनेजमेंट को टारगेट दे तो कैसे टारगेट सेट किया जाए, क्योंकि वहां पे पहली बात दैट इज नॉट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा तो नहीं कि पैसे कमाने और खर्चने हैं, वो सिर्फ खर्चे का एक कॉस्ट सेंटर, उधर सिर्फ खर्चा ही होना है। अब वहां पर लेकिन खर्चा वहां पे डिपेंडेंट है नंबर ऑफ पेशेंट्स पे, और नंबर ऑफ पेशेंट्स आपको नहीं पता कि भाई पिछले साल कितने थे, अगले साल कितने हैं। बात का जैसे हम कुछ साल पीछे चले जाएं तो बात का वबा आ जाती है, जैसे कोविड खुदा ना खासा आ गया था, सारे वेरिएबल भी बदल गए। कभी डेंगू की वबा आ जाती है, सारे वेरिएबल बदल जाते हैं। कभी आपका कोई टाइफाइड का वायरस ऐसा चल पड़ता है कि सारे वेरिएबल बदल जाते हैं इस तरह के हॉस्पिटल में। तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि आप ओवरऑल कॉस्ट का बजट बना के हॉस्पिटल की मैनेजमेंट को दे दें। आप पिछले सालों की तरह कोविड का वैल्यू भी बीच में डाल दो, खुदा ना खासा, और कोविड ने तो इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करे नहीं आना, तो दैट विल बी टू मच बजट कॉस्ट एलोकेशन as compared to the actual expected walk-in of the patients। तो हम कहते हैं ऐसे इदारों में, जैसे मैंने एक मिसाल दी आपको हॉस्पिटल की, फिर बजटिंग यहां पे की जाती है इस अंदाज में, कॉस्ट पर पेशेंट टारगेट दिया जाता है, कॉस्ट पर पेशेंट का कि भाई गवर्नमेंट आपको पर पेशेंट से 200 रुपया फंड करेगी। हॉस्पिटल के एमएस को, जो कि हॉस्पिटल का सीईओ कह ले होता है, टारगेट दे दिया गया कि आपका टारगेट है कि आपके पास जितने पेशेंट आए 200 रुपया पर पेशेंट में आपने कॉस्ट को मैनेज करना है। अब ये ज्यादा लग गया, इसको क्वेश्चन मार्क है कि यही तो टारगेट दिया गया, आपने 200 में मैनेज करना है। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया आपका यही है, परफॉर्मेंस टारगेट आपकी यही है कि आपने 200 में मैनेज करना है। नॉर्मली फिर इसमें किया जाता है कि अगर फिर एमएस के पास थोड़ी सी डिस्कशन है कि उनके पास कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेशन के एवेन्यूज होते हैं, जिसमें एक से आपकी कोई सबलेट की ऑप्शन हो सकती है, आपकी कोई कैंटीन है वो आप अपने पे देते हैं, आपके पास कोई एडवर्टाइजमेंट की स्पेसेस हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को एडवर्टाइजमेंट के लिए बोर्ड अपने किराए पे दे सकते हैं, आप डोनेशन ज़कात की ड्राइव चला सकते हैं, फंड इकट्ठे कर सकते हैं। तो मतलब एमएस को टारगेट दे दिया, गवर्नमेंट ने आपको 200 रुपये पर पेशेंट देना है, बाकी जो डेफिशिएंसी आएगी वो आप अपने सोर्सेज मोबिलाइज कीजिए अपने और अपनी एक्टिविटी जनरेट कीजिए जिनसे फंड जनरेट करें और इसको पूरा करें। सिमिलरली आपको पता है कि हमारी मेट्रो बस चलती है, वो भी सब्सिडी पे चलती है, उसमें भी खर्चा हमारा में भी 150 रुपये पर पैसेंजर आता है, और 40 की मुझे नहीं पता आजकल क्या चल रही है, 30 की, तो वहां पे भी अच्छी खासी सब्सिडी है। तो उधर भी सीईओ को टारगेट दिया जाएगा भाई आपका हमने 70 रुपये पर पैसेंजर सब्सिडी देनी है, इससे ज्यादा नहीं देनी, क्योंकि वहां पे भी आपका खर्चा काफी हद तक डिपेंडेंट है बस के ऊपर कि कितने ट्रिप्स लगेंगे, बस के उस पर डिपेंडेंट है, ट्रिप्स कितने लगेंगे पैसेंजर पे डिपेंडेंट है। अब पैसेंजर तो वेरी करता रहता है, तो सब्सिडी पर पैसेंजर एग्री कर ली जाएगी, बाकी कमी पेशी वो सीईओ को कहा जाएगा आप खुद पूरी करो, अपने बस स्टॉप्स को एडवर्टाइज लगभग कंपनी के उनसे एडवर्टाइजमेंट की बात में पैसे लो, कंपनी गवर्नमेंट आपको एक्स अमाउंट देगी। परफॉर्मेंस बजट जिसमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट दिए जाते हैं कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट की सूरत में टारगेट दिए जाते हैं और उनको ही मीट करना, उस पर ही परफॉर्मेंस गेज की जाती है। जी एनी क्वेश्चन? अप्रोचेस टुवर्ड्स बजटिंग में हमारे पास 5 हेडिंग्स थी और दो हेडिंग्स हमारे पास इस चैप्टर में रहती हैं। एक हेडिंग मैं आपसे डिस्कस करूंगा, दूसरी हेडिंग आपकी होम असाइनमेंट है छोटी सी। जो हेडिंग में डिस्कस कर रहा हूं वो ह्यूमन बिहेवियर है, जो हेडिंग आपकी असाइनमेंट है वो बजटिंग इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। बजटिंग नॉन प्रॉफिट जस्ट रीड थ्रू है, कोई इसमें न्यूमेरिकल वाला आइटम आपकी नहीं है, जस्ट रीड थ्रू है और कुछ नहीं है। मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं ह्यूमन एंड मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स इन बजटिंग। बजट जब बनाते हैं, जब बजट इंप्लीमेंट करते हैं, तो ये बजटिंग प्रोसेस ह्यूमन बिहेवियर्स पे कैसे रिफ्लेक्ट होता है, ये भी थ्योरी के रेफरेंस से ही एक सवाल है। इस पे हमें किसी कंपोनेंट पे एमसीक्यूज बन सकते हैं, किसी कंपोनेंट पे थ्योरी का सवाल बन सकता है। सो बजटिंग में एक टर्म यूज होती है बजटरी स्लैक, कि जब बजट बनाया जाता है तो वहां पे बाज़ का हमें जहन में रखना है कि बजटरी स्लैक बीच में आ जाते हैं। अगर आपको याद हो बजटिंग प्रोसेस, हमने कहा था बजट बनाने में टीम इन्वॉल्व होती है। बजट बनता कैसे है? आप स्टैंडर्ड कॉस्ट एस्टैब्लिश करते हैं अपनी, आप टारगेट एक्टिविटी डिसाइड करते हैं, हमने कितने यूनिट बना के कितने बेचने हैं ये डिसीजन लिया जाता है, एक यूनिट बनाने में कितना खर्चा हमारा लगेगा, फिर इन वैल्यूज को कंबाइन करके बजट पीएनएल बन जाता है। मटेरियल पर यूनिट कितना लगेगा, कितने यूनिट बनाने हैं, लेबर पर यूनिट कितना लगेगा, कितने यूनिट बनाने हैं, तो हम बजटेड पीएनएल की शेप ले पाते हैं। अब जब हम स्टैंडर्ड कॉस्ट एस्टैब्लिश कर रहे होते हैं, उसमें हम पूछते हैं, हमें चाहिए इंफॉर्मेशन हमारा मटेरियल पर यूनिट कितना लगेगा, चाहिए हमारा लेबर आवर पर यूनिट कितना। बजटरी स्लैक क्या है कि जब आप स्टैंडर्ड कॉस्ट बजट में बिल्ट इन करने के लिए इकट्ठी कर रहे हैं, तो शायद स्टाफ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग दैट इंफॉर्मेशन मे बिल्ड इन सम रूम फॉर देयर इनएफिशिएंसी। बजटरी स्लैक लाइक स्टैंडर्ड के हिसाब से एक यूनिट बनाने में से 50 मिनट लगने चाहिए, लेकिन स्टैंडर्ड सेटिंग करते हुए जो बजट में इस्तेमाल होना है, कितने टाइम में यूनिट बनना चाहिए, क्या कॉस्ट होने चाहिए, जो प्रोडक्शन इस्तेमाल है वो एहतियातन कल को हमारे कान पकड़ जाने कि 50 में कहा था बना क्यों नहीं 50 में, तो एहतियातन 55 लिखवा देते हैं। दिस इज कॉल्ड बजटरी स्लैक, कि टीम जो बजट बनाने में इन्वॉल्व अपनी इन का कुशन बिल्ड कर सकती है, मार्जिन ऑफ एरर बिल्ड कर सकती है। स्लैक की टर्म हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ह्यूमन बिहेवियर को बजट प्रोसेस में ख्याल में रखना है, क्योंकि नॉर्मली बजटिंग प्रोसेस की कंपाइलेशन की जिम्मेदारी एज अ फाइनेंस पर्सन हमारे पास होती है। हम डिफरेंट टीम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को एंगेज जरूर करते हैं, बट अल्टीमेटली रिस्पांसिबिलिटी हमारे पास है। तो हमें ख्याल रखना है कि बजट बनाते हुए बजटरी स्लैक्स आ सकते हैं, तो हमें जो बजट में यूज करने के लिए डाटा दिया जाए, हमें उस पर थोड़ी सी वेरिफिकेशन कर लेनी चाहिए। लाइक हमें मटेरियल क्वांटिटी पर यूनिट मिली है, तो पिछले साल देख लें पिछले साल कितना लगता था भाई,
और किसी से डिस्कस कर लें इसमें कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, बेहतरी की जा सकती है इसमें या नहीं, तो उससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि बजटरी स्लैक तो बीच में नहीं है। फिर एक डिसफंक्शनल बिहेवियर आता है बजटिंग में, हमें इस चीज का भी ख्याल रखना होता है, क्योंकि बजट्स टारगेट्स हैं और टारगेट्स की कंप्लीशन पे नॉर्मली एम्प्लॉइज को रिवॉर्ड्स एंड बोनसेस दिए जाते हैं। डिसफंक्शनल बिहेवियर क्या है कि रिवार्ड्स और बोनसेस की लालच में इंडिविजुअल्स बाज़-औक़ात ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट्स को पीछे छोड़ जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट को पीछे छोड़ जाते हैं, अपने जाती मफाद को आगे ले आते हैं। जैसे कंपनी की कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स का 10% से अपने सीईओ को देती है बोनस। अब सीईओ जब तक कंपनी में जॉब कर रहा है, कंपनी के प्रॉफिट्स जितने आएंगे उसका 10% सीईओ को मिलना है। तो सीईओ का लालच किस में है? कंपनी का हर साल का मुनाफा ज्यादा से ज्यादा हो। लेकिन अब सिचुएशन देखो कि कंपनी की प्रोडक्ट्स में से मल्टीपल, कंपनी 2 प्रोडक्ट चलाती है, कंपनी की एक प्रोडक्ट अब अपनी मैच्योरिटी से डिक्लाइन की तरफ जा रही है, जब कंपनी की एक प्रोडक्ट डिक्लाइन पर जाती है तो फिर उस प्रोडक्ट में, बिजनेस में आपको या तो प्रोडक्ट को अपग्रेड करो या कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करो, नहीं तो बिजनेस में जब प्रोडक्ट डिक्लाइन पे चली जाए तो प्रोडक्ट खत्म हो जाती है और बिजनेस का एक सेगमेंट उड़ गया, आपका बिजनेस आधा रह जाता है। तो कारोबार में आपको अलर्ट रहना होता है, जब प्रोडक्ट डिक्लाइन पे गई तो आपको उस प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना है या नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। अब जरा देखो, जब भी प्रोडक्ट मॉडिफाई करोगे, जब भी प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करोगे, इन्वेस्टमेंट होगी, और जब इन्वेस्टमेंट होती है तो शुरू में प्रॉफिटेबिलिटी डाउन चली जाती है। जब इन्वेस्टमेंट जब भी होगी कंपनी में, इनिशियली प्रॉफिटेबिलिटी गिरती है, फिर दोबारा रिकवर कर जाती है। अब अगर सीईओ साहब जो हमारे बैठे में हैं, उन्होंने सोच लिया यार मेरा कंपनी में आखिरी साल है, अगले साल मैंने नौकरी बदल लेनी है, अब बजट बन रहा है अगले साल का, अब कंपनी का मफाद किस में है? एक का प्रोडक्ट नीचे जा रही है तो उस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट हो या नई प्रोडक्ट में R&D की जाए, उसमें इन्वेस्टमेंट हो। लेकिन सीईओ का मफाद किस में है? भाई मैंने अगर प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दी तो इस साल का मुनाफा नीचे चला जाएगा, तो मेरा बोनस कट जाएगा इस साल का, तो मैंने तो भाई बोनस कमाना है, अगले साल तो मैं यहाँ हूं नहीं, अगर प्रॉफिट कम हो गया अगले साल तो अगले साल वाले जानेंगे, मुझे तो इस साल का प्रॉफिट दिखा के मुनाफा अपना बोनस लेना है और आगे चलना है। दिस इज कॉल्ड डिसफंक्शनल बिहेवियर। ये प्रोफेशनली तो हम यही कहेंगे कि अनएथिकल है कि आप जिस इदारे में काम कर रहे हैं आपको उस इदारे का बेस्ट मफाद देखना है, बट हमें ख्याल रखना है कि ह्यूमन बिहेवियर है, ये रिफ्लेक्ट हो जाता है कहीं ना कहीं कि आप अपने जाती मफाद को बिजनेस के मफाद पे, कंपनी के मफाद पे तरजीह देते हैं। तो बजट बनाते हुए हमें ये भी ख्याल रखना है कि डिसफंक्शनल बिहेवियर के बीच में ना आ जाए, हमारी वर्किंग में, हमारी प्लानिंग में, हमारे टारगेट सेटिंग में कोई ऐसे फैसले ना हो जाए जो कंपनी के मफाद में कम हो, किसी इंडिविजुअल के मफाद में ज्यादा हो। अच्छा, फिर बजटिंग के ह्यूमन बिहेवियर का एस्पेक्ट आता है बजटरी स्टाइल्स में। बजट बनाने के ना बेसिकली 2 अंदाज होते हैं, एक कहलाता है इम्पोज्ड स्टाइल ऑफ बजटिंग जिसको टॉप डाउन बजटिंग भी कहते हैं, एक कहलाता है पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ बजटिंग जिसको बॉटम अप बजटिंग भी कहते हैं। ये 2 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ बजटिंग भी ह्यूमन बिहेवियर्स पे असर डालते हैं। इम्पोज्ड स्टाइल क्या है कि 4-5 लोग डिपार्टमेंटल हेड मिलकर बैठे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल अपने डिपार्टमेंट के, ऑर्गेनाइजेशन लेवल के टारगेट सेट करें, फॉर एग्जांपल सीईओ, सीएफओ, डायरेक्टर प्रोडक्शन, डायरेक्टर मार्केटिंग, डायरेक्टर सेल्स, ये 5 लोगों की टीम बैठे कमरे में, बजट बनाए कि भाई अगले साल कितने यूनिट बेचने हैं, किस कॉस्ट पे बनने चाहिए, कितना प्रॉफिट आना चाहिए, बजट बना के टीम में बांट दें, लीजिए जी आपका टारगेट है, इसको हासिल करें। टॉप डाउन इम्पोज स्टाइल। और पार्टिसिपेटिव क्या है कि टीम को एक मीटिंग में बुलाया जाए, उनको कहा जाए जी अगले साल का हमने बजट बनाना है और हमें ये टारगेट्स इस अंदाज में सेट करने हैं, आप लेके आइए कि आपके ख्याल में सेल्स टीम बताए हमें अगले साल कितने यूनिट बेचने चाहिए, कितने बेच सकते हैं, मार्केटिंग टीम बताए वो सेल्स टीम को कैसे सपोर्ट कर सकती है, प्रोडक्शन टीम बताए उनकी कॉस्ट पर यूनिट क्या होनी चाहिए। सो हमने टीम के जिम्मे लगाया, वो टीम अपनी इनपुट लेके मैनेजर के पास गई, मैनेजर से निगोशिएशन हुई, डिस्कशन हुई, उसके बाद बजट फाइनल हुआ, बजट कमेटी में आके और फिर इंप्लीमेंट हुआ। पार्टिसिपेटिव एंड इम्पोज बिहेवियरल एस्पेक्ट, जब आप इम्पोज स्टाइल ऑफ बजटिंग पर जाते हो तो नॉर्मली टीम उस बजट को एज अ टारगेट एक्सेप्ट नहीं करती, मल्टीपल इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन पहला चीज रेजिस्टेंस आता है कि ये टारगेट दे दिया, हमसे पूछा ना बताया, हमारे सर पे थोप दिया, हम तो ये नहीं कर सकते। बेशक अचीवेबल हो लेकिन एक ओनरशिप की फीलिंग नहीं है, रेजिस्टेंस है कि भाई हम पे तो ये इंपोज किया गया है। दूसरा, टॉप डाउन बजटिंग मे हैव सर्टेन फ्लॉज एज वेल, क्योंकि टॉप के 4 लोगों ने मिलकर बजट बना लिया ना, तो 4 टॉप के जो लोग हैं दे मे नॉट नो द ग्राउंड रियलिटीज एट टाइम, के नीचे ग्राउंड लेवल पे मशीनरी पे काम जो कर रहा है वो काम हो कैसे रहा है, जो प्रोडक्शन हॉल में काम हो रहा है चल कैसे रहा है, प्रोक्योरमेंट टीम जो स्टोर में चीजों को डिलीवर कर रही है, स्टोर टीम चीजें मैनेज कैसे कर रही है, बात का उनको ग्राउंड रियलिटीज का नहीं पता होता। सो इम्पोज स्टाइल ऑफ बजटिंग में बजट मे हैव सम इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन एंड बजट मे नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द टीम एज अ टारगेट, एज अ फेयर टारगेट, बिकॉज देयर इनपुट वाज नॉट टेकन। ऑन द अदर हैंड, पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ बजटिंग पे जाते हैं तो इसमें चूंकि मैनेजमेंट ने, टीम ने खुद बजट बनाया हुआ है, उन्होंने खुद अपने टारगेट सेट किए हुए हैं, तो दे ओन दैट टारगेट एंड दे गिव एवरी पॉसिबल एफर्ट टू अचीव दोस टारगेट। हाँ, वो ज्यादा इशू है कि पार्टिसिपेटिव स्टाइल में बजटरी स्लैक वाला इशू ज्यादा आ सकता है, यहाँ पे बजटरी स्लैक शायद नहीं आएगा लेकिन बजटरी स्लैक यहाँ पे ज्यादा हो सकता है, यहाँ पे डिसफंक्शनल बिहेवियर ज्यादा हो सकता है, ज्यादा लोग इन्वॉल्व है। तो दोनों के अपने अपने प्लस माइनस हैं, ये रीड थ्रू कर लीजिएगा। मेनली आपने, जैसे मैंने कहा कि इनको हमने तैयार करना है थ्योरी के रेफरेंस से, हमें थ्योरी में ये चीजें आ सकती हैं, ये पार्टिसिपेटिव एडवांटेजेस, ये डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टिसिपेटिव ये हैं, तो जो पार्टिसिपेटिव एडवांटेजेस हैं वो इंपोज के डिसएडवांटेजेस हैं और जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं वो इंपोज के फायदे हैं। रीड थ्रू कर लीजिएगा, ये चैप्टर कंप्लीट है। अच्छा जी, थोड़ी सी लास्ट डिस्कशन इन द मीनवाइल, दाऊद जब तक टेस्ट बांट रहे हैं तब तक मैं आपसे थोड़ी बात कर लूं। मैं अपनी प्लानिंग जरा रिव्यू कर रहा था कि हमारी जो सिलेबस अब रह गया उसकी प्लानिंग क्या होने वाली है।
हमारा सिलेबस अब जो रह गया हमारा आखिरी चैप्टर फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का। ये चैप्टर थोड़ा सा आप कह लें कि हमारा मेन तो बहुत बड़ा टॉपिक बीएफडी का है, उसका इंट्रोडक्टरी लेवल चैप्टर है, लेकिन इसमें तकरीबन बीएफडी के हर टॉपिक जो उस चैप्टर का हर एरिया को टच किया गया है। इसमें काफ़ी डाइवर्सिटी हमें मिलने वाली है और काफ़ी हमें लगेगा कि हमारी दुनिया से बाहर की बातें हैं, क्योंकि हमारी दुनिया तो एज कैप स्टूडेंट बड़ी लिमिटेड है अभी। मतलब हम तो बल्कि वो बीएफडी में भी जब पढ़ते हैं तो बीएफडी के बच्चों की भी दुनिया से बाहर की बातें होती हैं, तो जिन्होंने काफ़ी दुनिया देख ली होती है तो लेकिन वो चीज़ें उन्होंने भी नहीं देखी होती। तो इसलिए थोड़ी सी आप कह सकते हैं थोड़ी आपके लिए ये जो चैप्टर होगा ना फिक्शन का चैप्टर होगा, ठीक है, जो आपने दायमा चीज़ें देखी नहीं होंगी उनके ऊपर बेस्ड चैप्टर होगा, तो हम कह सकते हैं फिक्शन का चैप्टर है। अच्छा, मैंने जो इसकी असेसमेंट कल रात को की तो मुझे लगा कि हमें इस चैप्टर के लिए 11 से 12 लेक्चर्स चाहिए। तो 11 से 12 लेक्चर स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, कल क्या तारीख होगी 18, तो शायद बीच में संडेज और मुहर्रम जैसे आएगा, तो मैंने आपसे वही 5 अगस्त का कहा था, 5 अगस्त को सैटरडे हमने कमिटमेंट दी 5 अगस्त, तो मुझे लगता है 5 के से 2 दिन पहले ही शायद होगा, आगे तो फॉर श्योर नहीं जाएगा, मैंने किसी सूरत नहीं जाना था, लेकिन उससे शायद 2 दिन पहले ही शायद हमारा ये कोर्स वाइंड अप हो रहा होगा, ठीक है। तो इंशाअल्लाह कल से हम फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट पे अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, हर एग्जाम में इसका एक सवाल आना है कंपलसरी लॉन्ग क्वेश्चन, कल इस पर भी बात हो जाएगी, डिस्कशन स्टार्ट भी हो जाएगी, और जैसे मैंने कहा कि 12 के करीब लेक्चर ध्यान में रखिए इंशाअल्लाह। 12 के करीब लेक्चर में तमाम डिस्कशन, इलस्ट्रेशन, पास पेपर क्वेश्चन जो रेलेवेंट हैं, एमसीक्यूज हैं, उनको हम इंशाअल्लाह कवर कर रहे होंगे, ठीक है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।